साउथ का एक हीरो जिसकी कि 35 फिल्में सुपर हिट हुई होती हैं, उसको 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है। हालांकि दोस्तों वो शादीशुदा होता है और उसका एक बेटा भी होता है, लेकिन इसी बीच उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है और पब्लिक को इसके बारे में पता चल जाता है कि जो हीरो है उसको एक लड़की से प्यार है। जो इससे फैन थे उन सबको इसके बारे में पता चल जाता है। इसी बीच एक लड़का होता है जो कि उस हीरो से बेइंतहा प्यार करता है। वो लड़का नकली आईडी बनाता है और जो हीरो की प्रेमिका होती है उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। हालांकि हीरो की प्रेमिका उस लड़के से बात नहीं किया करती थी, लेकिन वो फैन कंटिन्यू उस हीरो की प्रेमिका के लिए मैसेज भेजा करता था। टोटल मिलाकर 304 मैसेज उस फैन ने उस लड़की के लिए भेजे थे। अब जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस लड़के ने 28-29 मई 2024 की रात को एक पर्सनल फ़ोटो भेजा, जिसमें कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो भेजा था। वो ऐसा फ़ोटो था कि उस फ़ोटो को देखकर किसी को भी घिन आ जाएगी। और उसने उसके नीचे लिखा कमेंट में कि इसे देखकर बताओ कि क्या ये तुम्हारे हीरो से ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्या ये तुम्हारे हीरो से ज़्यादा टिकाऊ नहीं है। वो उस लड़की से कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये तुम्हारे हीरो से ज़्यादा मजबूत है। अब जब ये वाली बात लड़की पढ़ती है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। अब जब वो उसको बात बुरी लगती है तो ये वाली बात वो अपने हीरो को जाके बताती है और कहती है कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का मेरे को मैसेज भेजता है। अब दोस्तों, अब यहीं से एक कत्ल होता है और उस कत्ल की गूंज सारे हिंदुस्तान में फैल जाती है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे की वजह क्या थी और वो कातिल कैसे पकड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक शहर लगता है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का ही एक थाना लगता है कमारसीपाल्या। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 9 जून 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कमारसीपाल्या थाने के एरिया में एक जगह लगती है सुमन हिल्ली ब्रिज। सुमन हिल्ली ब्रिज पे क्या होता है, सुबह लगभग 9 बजे के आसपास कुछ कुत्ते किसी चीज़ को नोच नोच के खा रहे थे। तभी वहाँ से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा होता है, तो वो देखता है कि कुत्ते क्या खा रहे हैं। तो वो डिलीवरी बॉय देखता है कि वो कुत्ते एक इंसान की लाश को नोच नोच के खा रहे थे। अब वो डिलीवरी बॉय क्या करता है, उन कुत्तों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ते वहाँ से भाग नहीं रहे होते। अब वो क्या करता है, कमारसीपाल्या पुलिस चौकी में फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है और यहाँ पे इस लाश को कुत्ते खा रहे हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है कि एक नाले के पास एक लाश को कुत्ते खा रहे हैं, तो तुरंत ही पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि डिलीवरी बॉय ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल सही थी कि एक डेड बॉडी को कुत्ते खा रहे हैं। तुरंत ही पुलिस वाले क्या करते हैं, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब पुलिस को ये नहीं पता था कि ये लाश है तो किसकी है। अब पुलिस क्या करती है, इस लाश की शनाख्त करना शुरू करती है। तो बेंगलोर में और बेंगलोर के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहाँ सब पे इसका फ़ोटो भेज दिया जाता है। व्हाट्सएप के द्वारा जितने भी पुलिस के कर्मचारी थे उनके पास भी ये फ़ोटो भेज दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उनमें भी इस फ़ोटो को भेज दिया जाता है। पुलिस को थोड़ा समय लगता ज़रूर है, लेकिन पुलिस को जो समय लगने के बाद में सफलता हासिल हो जाती है। अब सफलता कैसे मिलती है, दरअसल यहाँ से 170 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग करके जगह है, वहाँ पे 8 तारीख की रात से एक लड़का गायब था। उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनका लड़का गायब है। तो 9 तारीख की सुबह जाकर वो क्या करते हैं, उस लड़के की FIR दर्ज करा देते हैं कि हमारा बेटा कल रात से गायब है, कृपया कर इस लड़के को ढूंढने में हमारी मदद करें। उसकी माँ कहती है कि हमारा बेटा कल रात से गायब है। वो एक फार्मेसी कंपनी में काम किया करता है, पिछले साल ही उसकी शादी हुई है और उसकी पत्नी गर्भवती है। उसे ढूंढने में आप लोग हमारी मदद कीजिए। अब कमारसीपाल्या पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लड़के की मां को वहां पे बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें एक लाश मिली है, आप ऐसा कीजिए एक बार यहाँ पे आ जाइए और इस लाश की शिनाख्त कर दीजिए, कहीं ये आपका बेटा तो नहीं है।
तो वो महिला जो होती है कमारसीपालिया पुलिस स्टेशन आती है और उनके साथ उस लाश को देखने के लिए जाती है। जैसे ही वो लाश के कपड़े देखती है तुरंत पहचान जाती है कि ये उन्हीं का ही लड़का है। अब एक तरफ तो इस लड़की की पहचान हो चुकी है कि ये लड़का कौन है, और दूसरी तरफ अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसको पढ़ते ही लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल दोस्तों, जो रिपोर्ट में लिखा था उसे सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दरअसल वो लड़का क्या था, फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था, सीधा साधा लड़का था, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब उसकी हत्या कर दी गई है, और हत्या इतनी निर्मम तरीके से की है, अब मैं आपको बताता हूँ। उसके शरीर की एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जो कि टूटी ना हो। उसके शरीर की हड्डियाँ अनगिनत बार तोड़ी गई थीं। उसके सर की हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी थी। उसको कुछ इस तरह से मारा था कि जैसे किसी को किसी चीज़ में ज़ोर से दीवार पे चिपका के टक्कर मारी जाए, यानी कि उसकी हड्डियों का कचूमर बन चुका था। अब पुलिस वाले इसी प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते थे कि आखिर इस लड़के की किससे ऐसी दुश्मनी थी कि इसको इतनी बुरी तरह से मारा है। अब होता क्या है, पुलिस वाले इस खून की जांच पड़ताल करते, फ़ोन की सीडीआर रिपोर्ट निकालते, उसके जानने वाले लोगों से पूछताछ से। उससे पहले ही क्या होता है, 10 जून की सुबह 3 लड़के पुलिस चौकी में आते हैं। वो कहते हैं कि साहब, जो आपको कल सुबह लाश मिली है उसका नाम है रेणुका स्वामी, जो कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है। उसके ऊपर हमारे पैसे चाहिए थे। अब हम जब भी उससे पैसे मांगते तो वो हमें पैसे नहीं दे रहा था, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो होता क्या है, उससे हमारी किसी बात पे लड़ाई हो गई। अब वो हमारे पैसे नहीं दे रहा था तो हमने उसे पकड़ के मार डाला। अब क्या होता है, जैसे ही ये तीनों लड़कों ने अपना राज खोला तो पुलिस वाले बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। उनके सामने तो पकी पकाई खीर आ गई, ना उनको कहीं भाग दौड़ करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जैसे जैसे ये 3 लड़के बोलते हैं वैसे वैसे वो लिखना शुरू कर देते हैं और इन 3 लड़कों को कर लेते हैं गिरफ्तार। लेकिन यहाँ के जो डीसीपी होते हैं एस गिरीश कुमार, जो कि आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको इन तीनों लड़कों के ऊपर शक हो जाता है। वो कहते हैं कि ये लड़के सिर्फ कुछ पैसों के लिए उस रेणुका स्वामी को इतनी बुरी तरह से नहीं मार सकते। अब वो उनसे पूछते हैं कि बताओ भाई, तुमने क्यों मारा? तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पैसे चाहिए थे, तो वो हमें दे नहीं रहा था, हमसे उल्टा सीधा बोल रहा था, तो हमने उसे मार डाला। अब डीसीपी साहब कहते हैं कि यार, तुमने थोड़े से पैसों के लिए इतनी बुरी तरह से मारा। इस बात पे डीसीपी साहब का दिमाग खनक जाता है। अब वो क्या करते हैं, उन तीनों लड़कों को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं और उन तीनों लड़कों से एक एक करके सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब को मैच करने की कोशिश की जाती है। अब क्या होता है, उन तीनों के जवाब मिलते नहीं हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो शक जो है कंफर्म हो जाता है कि इन लड़कों ने कुछ ना कुछ तो किया है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से पैसे के चक्कर में किसी को मार देंगे, उसके बाद खुद ही थाने में आ गए कि भैया हमने मारा है, जैसे कि पिक्चरों में होता है। इसलिए डीसीपी साहब क्या करते हैं, इनकी सीडीआर रिपोर्ट निकलवाना शुरू करते हैं। ये कहाँ थे, फ़ोन लोकेशन निकलवाना शुरू करते हैं, कहाँ थे, क्या थे। तो पता चलता है कि वारदात की रात को इनकी फ़ोन की लोकेशन घटना स्थल के आसपास की ही थी। अब इससे ये तो तय हो गया कि घटना स्थल के आसपास इनकी लोकेशन थी, तो ये हो ना हो उस हत्याकांड में शामिल हो। लेकिन इन्होंने मारा क्यों? अब क्या होता है, इनकी फ़ोन की वो निकाली जाती है सीडीआर रिपोर्ट। तो देखा जाता है कि इन्होंने किन किन से बात की है, मतलब 24 घंटे में, 48 घंटे में किस किस लोगों से बात की है। तो पता चलता है कि इन तीनों लोगों ने, एक साउथ के सुपरस्टार हैं दर्शन, उनसे इनकी कईयों बार बात हुई है और थोड़े समय में उसी रात को इन लोगों की लोकेशन आसपास भी थी। अब साउथ का इतना बड़ा सुपरस्टार दर्शन और ये गुंडे, इन लोगों से दर्शन का क्या लेना देना। अब क्या होता है, अब वो क्या करते हैं, अब उससे बार बार पूछते हैं, हाँ भैया अब सही से ये बताओ कि दर्शन से तुम्हारा क्या लेना देना था। तो वो लोग अपनी बातों को घुमाते हैं। अब वो जब बात घुमा रहे होते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, डीसीपी साहब जो कहते हैं इनके साथ थोड़ी सख्ती दिखाई जाए।
अब उन तीनों लड़कों के साथ शक्ति दिखाई जाती है, उनको लाल किया जाता है। अब जैसे ही शक्ति दिखाई जाती है तुरंत वो एक ऐसा राज खोलते हैं दोस्तों जिसे आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 24 जनवरी 2024 से। दरअसल पवित्रा गोंडा करके एक कन्नड़ हीरोइन है जिन्होंने की कन्नड़ फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन कन्नड़ फिल्मों में वो कुछ ज़्यादा चल नहीं पाई। जब वो स्ट्रगल कर रही थी तो इसी बीच में उनकी मुलाकात होती है दर्शन से। अब जब उनकी मुलाकात दर्शन से होती है तो दर्शन को अपना दिल दे बैठते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, दर्शन जो हैं वो शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी का नाम है विजय लक्ष्मी और इन दोनों का एक बेटा भी है। अब दर्शन जो है साउथ के सुपरस्टार हैं, उनकी कईयों फिल्में सुपरहिट गई हैं, उनको कईयों बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है, उनके चाहने वालों की बहुत ज़्यादा तादाद है। लेकिन दर्शन का क्या है, अपनी पत्नी के साथ में थोड़ा सा विवाद चल रहा था। दर्शन और उसकी पत्नी के बीच में 2021 में इतना मनमुटाव हो गया कि ये लोग अलग अलग रहने लगे। इसी चीज़ का फ़ायदा पवित्रा ने उठा लिया। दरअसल दोस्तों 10 साल से पवित्रा गोड़ा और दर्शन के बीच में अफेयर चल रहा था। ये दोनों क्या है चुप चुप के मिला करते थे। दर्शन की तो शादी हो ही चुकी थी, उसका एक बेटा था। अब इधर में क्या होता है, जो पवित्रा गोड़ा होती है उसकी भी शादी हो जाती है और उसको एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन ये दोनों क्या करते थे, चुप चुप के मिला करते थे और इनके बीच में जो भी होता था सबके सामने था ये कि वो उन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब होता क्या है, दर्शन जैसे ही अपनी पत्नी से दूर होते हैं तो 24 जनवरी 2024 को पवित्रा गोड़ा ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखी। उसमें लिखा था कि 1 दशक बीत गया है, अभी और भी आगे जाना है। और उसके आगे लिखा था @10 साल। अब उसके आगे लिखती है कि हमारे रिश्ते को 10 साल हो गए हैं और अपने हीरो का फ़ोटो लगा देती है, यानी कि दर्शन का फ़ोटो लगा देती है। अब जिन लोगों को नहीं पता था कि पवित्रा गोड़ा और दर्शन के बीच में अफेयर है, उसके बारे में सबको पता चल जाती है। अब क्या होता है, जैसे ही पवित्रा ने ये वाली बात सबके आगे उजागर करी तो इंस्टाग्राम पे उनके फ़ैन की भीड़ आ गई। उसमें कुछ लोग तो दर्शन की पत्नी का साथ देते हैं, विजय लक्ष्मी का, और कुछ लोग होते हैं जो कि पवित्रा का साथ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी किसी का भी साथ दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, एक लड़का होता है जो कि दर्शन का फ़ैन होता है, उसका नाम था रेणुका स्वामी। अब रेणुका स्वामी क्या करता है, वो सोचता है कि उसका फेवरेट हीरो है, उसके परिवार ख़राब हो रहा है, उसका तलाक होने वाला है। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि दर्शन और विजय लक्ष्मी का परिवार ख़राब ना हो, इसलिए वो एक फेक आईडी बनाता है और पवित्रा के लिए क्या करता है, रोज़ाना गंदे गंदे मैसेज भेजने लगता है, कमेंट करता है उसकी फ़ोटो पर। अब पवित्रा इस चीज़ से परेशान होती है, लेकिन फेक आईडी थी तो कैसे पता चले भाई कौन है क्या है। लेकिन अब वो क्या करता है, 28-29 मई की रात को अपना प्राइवेट पार्ट का फ़ोटो खींच लेता है। लेकिन उससे गलती ये हो जाती है कि वो फ़ोटो कुछ ऐसे खींचता है कि उसका फ़ोटो प्राइवेट पार्ट के साथ साथ उसका चेहरा भी उस फ़ोटो में नज़र आ जाता है। अब वो जब अपने प्राइवेट पार्ट के फ़ोटो को उस हीरोइन के पास सेंड करता है तो बोलता है कि ज़रा इसको देखो, तुम्हारे हीरो से मजबूत है कि नहीं, अगर मैं उसे फेल ना कर दूं तब मुझसे बोलना। वो क्या करता है, वो दर्शन से अपनी तुलना करना शुरू कर देता है। अब पवित्रा जैसे ही उस फ़ोटो को देखती है और उसके नीचे लिखी हुई लाइनों को पढ़ती है तो उसको बहुत बुरा लगता है। अब पवित्रा क्या करती है, वो फ़ोटो दर्शन के पास भेज देती है और उससे कहती है कि इस लड़के का बहुत समय से मेरे पास मैसेज आ रहा है और फ़ोटो और कमेंट आ रहे हैं, और आज इसने देखो कितनी गंदी हरकत की है, आज इसने मेरे को फ़ोटो भेजा है और उसने ये चीज़ नीचे लिख के दी है। अब दर्शन जैसे ही उस फ़ोटो को देखता है और उसके नीचे की लिखी हुई लाइनों को देखता है तो दर्शन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब दर्शन क्या करता है, वो सोचता है कि इस लड़के से बदला लिया जाए। अब वो क्या करता है, जो उसके फ़ैन फॉलोइंग होती है, उसका फ़ैन क्लब होता है, तो बहुत सारे क्लब वगैरह होते हैं, तो उन सब जगह पे उस फ़ोटो को शेयर कर देता है और कहता है कि ये लड़का कौन है, मुझे इस लड़के के बारे में जानकारी चाहिए। अब थोड़े ही समय में उस लड़के के बारे में पता चल जाता है कि उस लड़के का नाम रेणुका स्वामी है और वो चित्रदुर्ग में रहता है, एक फार्मेसी कंपनी में काम करता है।
तो दर्शन क्या करता है, 3 गरीब लड़कों को बुलाता है अपने पास, जो कि दर्शन के बहुत बड़े वाले फ़ैन होते हैं। वो इतने बड़े फ़ैन होते हैं कि वो दर्शन के लिए किसी की जान ले भी सकते थे और अपनी जान दे भी सकते थे। तो दर्शन उनसे कहता है कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, इस लड़के को उठा के लाओ और उसकी हत्या करनी है। दरअसल दोस्तों होता क्या है, साउथ में जो हीरो हीरोइन होते हैं उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी होती है। साउथ के हीरो हीरोइन के लिए साउथ के लोग अपनी जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। दरअसल वो क्या करते हैं, वहाँ के हीरो हीरोइन को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अब होता क्या है, उन तीनों लड़कों के साथ दर्शन की डीलिंग पक्की हो जाती है। डेट फिक्स होती है 8 जून की। 8 जून को क्या होता है, वो तीनों लड़के रेणुका स्वामी के पास जाते हैं, उसे फार्मेसी कंपनी से किडनैप करते हैं, उठाकर ले आते हैं। अब उसका अपहरण करने के बाद वो उसे बेंगलोर की एक जगह होती है पट्टे नगेर, वहाँ पे ले जाते हैं। दरअसल वो जगह दर्शन के ही परिवार के किसी सदस्य की थी। अब वहाँ पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, रेणुका स्वामी को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। जब वो लोग रेणुका स्वामी को पीट रहे होते हैं तो वो देखता है कि सामने से दर्शन आ रहा है। जैसे ही रेणुका स्वामी दर्शन को देखता है तो उसके अंदर एक उम्मीद जगती है कि उसका हीरो आ गया, वो उसे बचाएगा। लेकिन रेणुका स्वामी को ये नहीं पता था कि जो उसमें मार लग रही है वो दर्शन की वजह से लग रही है। अब रेणुका स्वामी पिट रहा होता है, दर्शन आता है तो वो एक उम्मीद लगाता है कि शायद दर्शन उसे बचाए, लेकिन दर्शन ने ऐसा नहीं किया। दर्शन अपनी बेल्ट निकालता है, उससे बेल्ट से सूतना शुरू कर देता है और तब तक मारता है जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। रेणुका स्वामी लहूलुहान होकर ज़मीन पे पड़ा होता है। अब दर्शन जब वहाँ से जा रहा होता है तो कहता है कि इसको मारो, ख़त्म करो और यहाँ से ले जाओ। अब दर्शन का बस इतना कहना ही होता है कि वो लोग उस लड़के को यानी कि रेणुका स्वामी को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि दोस्तों कुछ बताया नहीं जा सकता। वो उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ देते हैं, उसको दीवार पे किसी चीज़ से इतनी बुरी तरह से टकराया जाता है कि उसके शरीर की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती हैं, उसके सर की हड्डी टूट जाती है और वो मर जाता है। अब ये किसी को नहीं पता था कि आज रात को रेणुका स्वामी की हत्या हुई है और दूसरे दिन ही उसकी लाश मिल जाएगी। दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ आ गया था कि इसको इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं किस लेवल की दुश्मनी इसके साथ होगी। अब दूसरे दिन सुबह ही नाले में रेणुका स्वामी की लाश मिल जाती है। कमारसी पालिया पुलिस स्टेशन के पास सुमरहल्ली ब्रिज था, उसके पास जो नाला है वहाँ पे उसे कुत्ते खींच के खा रहे थे, नोच के खा रहे थे। तभी वहाँ से एक डिलीवरी बॉय जाता है, उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत पुलिस को बता देता है। दोस्तों जो डीसीपी साहब थे उन्होंने इसमें पूरी ईमानदारी से अपना कार्य किया है। बताते हैं कि डीसीपी साहब के पास बड़े बड़े मंत्री संतरियों के फ़ोन आ रहे थे, उनको बड़े बड़े ऑफ़र दिए जा रहे थे कि इसको बचा लिया जाए हीरो को, लेकिन डीसीपी साहब ईमानदारी पे टिके रहे और उनका साथ कई अधिकारियों ने और अफसरों ने भी दिया था। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो पोस्टमार्टम हो रहा था उस डॉक्टर के पास भी ऑफर आया था कि आप सिर्फ इसको साधारण मौत दिखा दीजिए, आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन डीसीपी साहब अपनी बात पे अड़े हुए थे और डीसीपी की साहब की वजह से ही ये केस पूरी तरह से खुल पाया। उन्होंने ना कोई गरीब देखा ना कोई अमीर देखा, उन्होंने ये सच था वो सबके सामने लाए और दर्शन जो कि साउथ की फिल्मों का हीरो है उसको जेल पहुंचा दिया। अब दोस्तों इसमें आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्योंकि कानून में बहुत सारे दाव पेच हैं और कानून के दाव पेच आप देख ही चुके थे। पुणे वाले जो हिट एंड रन केस था, रात को उसने आदमी मारे, 15 घंटे में उसकी वो छूट गया, अमीर बाप का बेटा था। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आगे कुछ होगा इस मामले में, जो फैसला आएगा तो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा और पूरी डिटेल में लेके आऊँगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना 8 बजे मैं आपके लिए ऐसी ही एक कहानी लेकर आता हूँ जिससे कि आपका जीने का तरीका थोड़ा बदल सके। और इस बात को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। नमस्कार।